हेलो 10th क्लास, वेलकम टू जी क्लासेस। और इस वीडियो में हम अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का माइंड मैप तैयार करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक्स में हमने सारे टॉपिक्स को एक बार लिख लिया है और उसको वन बाय वन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, डीपली डिस्कस नहीं करेंगे बट एक ओवरव्यू ले लेंगे, जैसे उसकी डेफिनेशन क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, उसकी यूनिट्स क्या होती हैं, ये सब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है चार्ज। चार्ज के बाद करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, सर्किट डायग्राम, हीटिंग इफेक्ट, देन पावर एंड लास्ट वन इज हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें चार्ज की, तो चार्ज क्या है? चार्ज किसी भी पार्टिकल की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी की वजह से वो चार्ज दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या फिर उसे रिपेल कर सकता है। ठीक है, चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टिकल ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल एनी अदर चार्ज। ठीक है, तो अगर हम चार्ज की बात करें तो इसका एक फार्मूला भी होता है, क्या? Q इक्वल टू NE। ठीक है, यूनिट क्या होती है चार्ज की? कूलम। टाइप्स क्या होते हैं? या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, मतलब किसी भी पार्टिकल पर या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। ठीक है, और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल चार्ज हो जाए उस पर, तो वो पार्टिकल कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ज के बारे में हमने पढ़ लिया। चार्ज फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है। यूनिट होती है इसकी कूलम। ठीक है, दो टाइप्स का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये दो टाइप्स के होते हैं हमारे, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव होंगे तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करेंगे। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो सेम नेचर के चार्ज होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये जब चार्ज अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं तो वहां पर जो दूसरे चार्ज होते हैं वो क्या फील करते हैं? फोर्स फील करते हैं। उस फोर्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, फिर चार्ज के बाद आता है हमारा नंबर करंट का। ठीक है, अब जो वो चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, जब वो चार्ज फ्लो करते हैं तो उसके मतलब कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होता है? उसके रिजल्ट में हमें मिलता है करंट। ठीक है, करंट को हमने कैसे डिफाइन किया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मींस अगर कोई भी चार्ज फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, अगर मैं उनको टाइम से डिवाइड करता हूं उसके फ्लो को, तो उसे हम क्या कहेंगे? करंट। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो इसकी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अब चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो डायरेक्शन में किसके अकॉर्डिंग लूंगा करंट की डायरेक्शन? जब अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहे होंगे उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करता हूं तो करंट नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे होंगे। मतलब नेगेटिव चार्ज अगर इधर चल रहे हैं तो करंट इधर फ्लो हो रहा होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज इधर चल रहे हैं तो करंट इधर फ्लो हो रहा होगा। मींस करंट की डायरेक्शन क्या होती है? सेम एज पॉजिटिव चार्ज बट अपोजिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी? ये फार्मूले की बात करें तो फार्मूला होता है I इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, Q क्या था? चार्ज, टाइम, T क्या है? टाइम। तो यूनिट क्या होगी इसकी करंट की? कूलम पर सेकंड, या फिर ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? एम्पियर। ठीक है, तो एम्पियर भी कह सकते हैं हम, कूलम पर सेकंड भी कह देते हैं। ठीक है, फिर मेजर किससे करते हैं? हम इसे एमीटर से मेजर करते हैं। हमारी लैब में होता है, फिजिक्स लैब में एमीटर वोल्टमीटर रखे होते हैं। तो एमीटर किस काम आता है? करंट को मेजर करने के काम आता है। स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट में डायरेक्शन होती है, जैसे हम बात कर रहे हैं कौन सी डायरेक्शन होती है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट, बट ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर ऑफ स्केलर की हम बात करें तो वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती थी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते थे? स्केलर कौन सी होती थी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था। बट अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इसमें डायरेक्शन होती है, हम बात करते हैं डायरेक्शन की, मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड कैसे मेजर करते हैं? एम्पियर में। डायरेक्शन की बात जब कब करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन है, बट फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। तो आपको इतना ध्यान नहीं रखना, सिंपल सी 3-4 बातें याद रखनी है। क्या? करंट को अगर डिफाइन करना है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एम्पियर इसकी यूनिट है, या फिर कूलम पर सेकंड स्केलर क्वांटिटी होती है, और एमीटर से हम इसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक करंट के बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये क्या होता है
किसी भी चार्ज को अगर हमें मूव कराना है तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, किसी भी यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है हम उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों अलग अलग होते हैं क्या, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम बस इतना कहते हैं कि किसी यूनिट चार्ज को मूव कराना है तो कितना वर्क करना पड़ता है। पोटेंशियल डिफरेंस में हम कहते हैं कि सर्किट के अंदर किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर हमें चार्ज को मूव कराना है तो उस पॉइंट के बीच में जितना भी वर्क करना पड़ेगा दोनों पॉइंट्स के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, ठीक है। यूनिट क्या होती है पोटेंशियल की, वोल्ट होती है। मेजर कैसे कर सकते हैं, वोल्टमीटर से, ठीक है। हमारे लैब में रखे रहते हैं वोल्टमीटर, एमीटर। एमीटर कहाँ यूज होता है, करंट को मेजर करने के लिए। वोल्टमीटर को किस लिए यूज करते हैं, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल मेजर करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ करंट और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन है। कैसे रिलेशन है, अगर हम मार्केट से लगभग हमने सबने टॉर्च यूज की होती है, ठीक है। आजकल तो बहुत नहीं मिलती, मतलब मोबाइल के टाइम में तो मोबाइल में फ्लैश लाइट होती है, बट पहले टाइम में ये हमारे गांव में क्या होती है, टॉर्च होती है। टॉर्च क्या होती है, हम उसका स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जलती है, पीछे उसमें सेल्स लगते हैं। तो जब हम नई टॉर्च लाते हैं तो वो बहुत तेज जलती है और टाइम के साथ साथ क्या होती है, उसके सेल्स वीक होते जाते हैं और फिर वो क्या, उसकी लाइट भी कम होती जाती है, इंटेंसिटी कम होती जाती है, वो डिम लाइट हो जाती है उसकी। तो ऐसा क्यों होता है, जब नए सेल होते हैं तो उनके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हाई होता है, तो उस केस में करंट भी ज्यादा फ्लो होता है और लाइट ज्यादा जलती है। फिर टाइम के साथ साथ जैसे हम उसे वर्क करते रहते हैं, उसको यूज करते रहते हैं, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाता है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाता है तो करंट का फ्लो भी कम होता है, और करंट का फ्लो जब कम होता है तो जो लाइट हमें मिल रही होती है आगे ऑन करने पर टॉर्च, तो वो लाइट भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। तो ओम्स ने क्या किया, ओम्स ने इस बेसिक प्रिंसिपल को यूज किया, क्या कि जो करंट फ्लो हो रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड कर रही है। तो उसने इसको एक लॉ की फॉर्म में हमारे सामने रखा, क्या रखा कि जो करंट फ्लो हो रही है किसी भी सर्किट में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और कंडीशन क्या रखी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जरूरी है, क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लो इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। मींस I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कांस्टेंट टेम्परेचर लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है V इक्वल टू आई आर, ठीक है। और फिर इसमें हमने R को देखा था, R क्या था, एक कांस्टेंट था और उस कांस्टेंट का नाम दिया गया रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ओम्स लॉ में हमने सिर्फ कितना पढ़ा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है और उस कांस्टेंट को नाम दिया हमने रेजिस्टेंस, और हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाता है वो आता है V इक्वल टू आई आर। V क्या है, पोटेंशियल, I क्या है, करंट, और R क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो क्वांटिटी थी, कौन कौन सी, V और I। अगर हम इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं I और V के बीच में, तो जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। ये I और V का बीच में ग्राफ हमने प्लॉट किया है, मतलब जितने पोटेंशियल पर करंट फ्लो हो रहा था वो नोट कर लिया, फिर पोटेंशियल बढ़ाया तो करंट बढ़ गया, फिर वो नोट कर लिया, और ऐसे ऐसे हम पॉइंट्स को इनको प्लॉट करते रहे तो जो हमें रिजल्टेंट एक कर्व मिलेगा, ग्राफ मिलेगा, वो कैसा मिला, स्ट्रेट लाइन मिला। अब यहाँ पे याद रखने वाली क्या बात है कि VI ग्राफ पर जो स्लोप मिलता है, VI ग्राफ पर जब स्ट्रेट लाइन प्लॉट करते हैं उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो स्लोप हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं हम, स्लोप, ठीक है। किसका स्लोप, VI ग्राफ का क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। ओके, बस इतना याद रखना है, इतना ही हमारे काम का है कि VI ग्राफ पर अगर जो भी हम कर्व प्लॉट कर रहे हैं उसका अगर स्लोप हम लेते हैं वो स्लोप हमें कौन सी क्वांटिटी देगा, रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। तो I हो गया, V हो गया, और R कहां से मिल जाएगा हमें, इसके स्लोप से, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ये जो कांस्टेंट की हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस भी मटेरियल की एक तरह से प्रॉपर्टी होती है। तो वो क्या करता है, किसी के भी फ्लो को रोकता है, ठीक है। अब किसी के भी फ्लो को, तो अगर हम बात करें
कंडक्टर की, तो कंडक्टर में करंट फ्लो होगा ये सर्किट में, तो उसमें जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट के फ्लो को अपोज करेगा। जितना ज्यादा करंट होगा, सॉरी, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट को फ्लो होने में उतनी ही मुश्किल होगी, ठीक है, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना इजीली करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को हमने कैसे डिफाइन किया, अपोजेस, मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, मतलब रोक तो नहीं पाता बट उसे क्या करता है, अपोज करता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा वो अपोज करेगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि रेजिस्टेंस करंट के मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट डाल रहा है, ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस करंट, जो करंट फ्लो हो रहा है उसके मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट डालेगा, उसके फ्लो को वो रेस्ट्रिक्ट करेगा, अपोज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 10 एम्पियर का करंट था और किसी रेजिस्टेंस से पास हुआ तो उधर 8 एम्पियर या 7 एम्पियर पहुंचा, 10 एम्पियर था तो 10 एम्पियर ही निकलेगा, बट वो उसके फ्लो को रोकना चाहेगा, ठीक है। तो ये था, यूनिट क्या होती है, ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। फिर इसके बाद हमने देखा कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो 4 फैक्टर थे और ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या, लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और लेंथ और एरिया हो गया, फिर उसके बाद मटेरियल पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो टोटल 4 क्वांटिटी हैं, 4 क्वांटिटी कौन सी हैं, जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, कौन कौन सी, कोई भी वायर है उसकी लेंथ हो गई, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, वायर का मटेरियल हो गया, और जिस टेम्परेचर पर वो करंट फ्लो हो रहा है। तो ये टोटल 4 क्वांटिटी हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड होता है, और ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से आएगा, रेजिस्टिविटी पूछ लेंगे और पूछ लेंगे कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस टोटल 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, मटेरियल, टेम्परेचर, ठीक है। फिर इसके बाद रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड एक प्रॉपर्टी और आई हमारे सामने, रेजिस्टिविटी, जो सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी थी, जो सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी थी, ना तो वो लेंथ के साथ बदलती है ना वो एरिया के साथ बदलती है, हाँ टेम्परेचर के साथ वो चेंज हो सकती है। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन होता है, क्या, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ वायर अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, R इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो करंट के फ्लो को अपोज करे, यूनिट क्या होती है, ओम होती है, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, मटेरियल और टेम्परेचर। फिर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होती है, मतलब इनके बीच में रिलेशन होता है, क्या, R इक्वल्स टू रो L बाई A। रेजिस्टिविटी किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पर, यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, ठीक है। तो ये था रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। उसके बाद आता है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है, सर्किट डायग्राम में हम रेजिस्टेंस दिखाते हैं, एमीटर दिखाते हैं, वोल्टमीटर दिखाते हैं, स्विच दिखाते हैं और बैटरी दिखाते हैं। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में हमसे बल्ब, फैन या कोई और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट दे दिया है तो उसका भी अरेंजमेंट हम दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट या सर्किट का डायग्राम, ठीक है। तो इसमें ई क्या है, ईएमएफ एक तरह से, कि ई वोल्ट की बैटरी हमने इसमें कनेक्ट कर रखी है, आई करंट फ्लो हो रहा है। अब याद क्या करना है सर्किट डायग्राम में, जो दो हमारे पास ऑपरेटर्स थे या दो मेजर इंस्ट्रूमेंट थे, कौन कौन से, एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो जो एमीटर लगाते हैं वो सर्किट में सीरीज में लगाते हैं, और वोल्टमीटर कैसे लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। मींस एमीटर का कनेक्शन होता है सीरीज कनेक्शन और वोल्टमीटर का कनेक्शन होता है पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, याद रखना है, एक को सीरीज में एक को पैरेलल में। अब वो रीजन हम अभी नहीं पढ़ रहे, बाद में पढ़ेंगे, क्या जो भी रीजन होगा सिर्फ इतना ध्यान रखना है, एमीटर सीरीज में कनेक्ट करते हैं सर्किट में और वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर इसमें रेजिस्टेंस भी शो करता है और की भी शो करते हैं, जैसे हमने ये दिखा रखी है। अब इस तरीके से भी और दूसरी लाइन से भी हम की दिखा देते हैं, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम में ज्यादा नहीं है, बस आपको सिंबल पता होने चाहिए और पता होना चाहिए कि एमीटर वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो आप देखोगे थोड़ी देर में अगर उसे टच करोगे, वायर की कोटिंग को, जो वायर होता है उसे टच करोगे तो आपको लगेगा कि वो वायर गर्म होने लगा। मींस जब भी करंट फ्लो होगा तो उसमें क्या प्रोड्यूस होने लगती है, हीट प्रोड्यूस होने लगती है, हीट जनरेट होने लगती है, और वही हीट का फार्मूला होता है H = I² RT, ठीक है। या फिर
वी स्क्वायर अपॉन आर टी या फिर वी आई इंटू टी। तीन फार्मूले होते हैं, कोई से भी एक याद कर लो और फिर उसको v इक्वल टू आई आर से रिप्लेस कर दो। ठीक है, जिस जिस टर्म्स में भी आपको चाहिए उनके टर्म्स में आप रिप्लेस करके v इक्वल टू आई आर से फार्मूला ये याद रख सकते हो। ठीक है, या तो सिर्फ इतना फार्मूला याद रख सकते हो, h इक्वल्स टू वी आई इंटू टी। v क्या है? पोटेंशियल, i करंट, t टाइम। टाइम को सेकंड में रखना है, ये याद रखना है। h क्या है? हीटिंग इफेक्ट है, हीट मतलब कितनी हीट जनरेट हो रही है। अब v i t से v को रिप्लेस कर सकते हैं, अगर v इक्वल्स टू आई आर रख दोगे तो i स्क्वायर आर टी आ जाएगा। ठीक है, अगर i को रिप्लेस करोगे यहां से तो v स्क्वायर अपॉन r इंटू टी आ जाएगा। अब इस हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही जो हमारा बल्ब होता है वो ग्लो करता है। उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा टंगस्टन का फिलामेंट होता है। ठीक है, फिलामेंट होता है, जैसे ही करंट फ्लो होता है वो गर्म होता है और अपने अंदर से ग्लो करने लगता है, हीट भी निकालता है और लाइट एनर्जी भी निकालता है। ठीक है, फ्यूज होता है। फ्यूज कैसे काम करता है? अगर फ्यूज में एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा करंट फ्लो होती है तो वो क्या हो जाता है, उसका वायर ब्रेक हो जाता है, तो वो हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। ठीक है, इसलिए हम उसका मेल्टिंग पॉइंट को ध्यान रखते हुए उसको यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर होता है। हीटर भी आपने देखा होगा हमारे घरों में होता है, उसमें वायर जाला होता है टंगस्टन या नाइक्रोम का, उसमें से करंट फ्लो कराते हैं तो वो थोड़ी देर में हल्का हल्का ग्लो भी होता है, गर्म भी होने लगता है। फिर हम उसकी हीट को पानी गर्म करने में या अपने घर के कामों में यूज कर लेते हैं। तो ये तो था हमारा हीटिंग इफेक्ट। इसके बाद आता है पावर। पावर क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हमने कैसे डिफाइन किया पावर को? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। मींस किसी भी टाइम पीरियड में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको उस इंस्ट्रूमेंट का पावर या उस इंस्ट्रूमेंट का किसी भी डिवाइस की पावर हम कहते हैं। ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी? वॉट। ठीक है, या फिर जूल पर सेकंड। फार्मूला क्या होता है? जो हमारा हीट का फार्मूला था, अगर मैं इसमें से टाइम निकाल दूं, मतलब टाइम हटा दूं, तो जो मेरा फार्मूला बचेगा वो किसका बचेगा? पावर का बचेगा। ठीक है, मतलब अगर मैं हीट के फार्मूले को टाइम से डिवाइड कर दूं या टाइम हटा दूं, बिल्कुल ही हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो मेरे पास फार्मूला बचेगा वो किसका बचेगा? पावर का बचेगा। ठीक है, तो पावर और हीट को भी आप रिलेट कर सकते हो, सिर्फ एक टाइम फैक्टर है जो इन दोनों को अलग कर रहा है। ठीक है, तो पावर का फार्मूला वी आई होता है, या आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, फिर इसके बाद एक होती है कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट से क्या मतलब है? जो हमारे घर में मीटर लगा हुआ होता है वो मीटर क्या करता है? यूनिट बताता है कि इतने यूनिट एनर्जी खर्च हो गई और उस यूनिट के से फिर हमारा बिजली का बिल आता है। ठीक है, तो वो जो यूनिट होती है वो यूनिट किस में होती है? किलोवाट आवर में होती है। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर आपको याद रखना है कितना होता है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, मतलब इतनी एनर्जी अगर आप खर्च कर रहे हो, कितनी एनर्जी? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल खर्च कर रहे हो, तो आपका बिजली का बिल मतलब कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा। फिर इसके मल्टीपल में जितनी एनर्जी आप खर्च करते रहोगे ये एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी और उसके मल्टीपल में आपके यूनिट्स बढ़ते जाएंगे, जो बिजली की यूनिट होती है, और उस यूनिट के बेस पर आपका बिजली का बिल आ जाएगा। और इसमें डिफाइन होता है कि 1 यूनिट अगर 5 रुपए की है तो मतलब 5 रुपए में आप इतनी एनर्जी खर्च कर रहे हो। उसका क्या मतलब है? अगर आपने 1 घंटे में 1 किलोवाट एनर्जी खर्च कर दी तो 1 यूनिट आपका बिजली का बिल आ जाएगा। फिर अगर आप 10 यूनिट कर दिया तो 10 यूनिट आ जाएगा और 10 यूनिट का आपको खर्चा करना पड़ेगा। 10 यूनिट का मतलब अगर 1 घंटे में आपने 10 किलोवाट आवर यूज कर लिया या टोटल 10 किलोवाट आवर यूज कर लिया अलग अलग टाइम में, तो वो तो सेकेंडरी थिंग है, ये होगा। फिर इसके बाद है हमारी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें भी हमने थोड़ा पढ़ा था कि हमारे घर में लाइव वायर होता है, न्यूट्रल वायर होता है, अर्थ वायर होता है। अर्थ वायर का क्या काम होता है कि अगर कहीं भी चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा होता है तो उसको अर्थिंग प्रोवाइड कर देना। लाइव वायर क्या होता है? जो हमारे स्विच होते हैं, फ्यूज होते हैं, ये सब लाइव वायर से कनेक्ट होता है, इसमें से करंट आ रहा होता है। ठीक है, फिर और क्या था इसमें? लाइव था, न्यूट्रल से करंट वापस जाता है। अगर लाइव और न्यूट्रल वायर कनेक्ट हो जाए आपस में, ठीक है, जहां स्विच होता है स्विच से पहले अगर वो कनेक्ट हो जाए तो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ये भी हमने देखा था। ठीक है, और फिर एक रेजिस्टेंस का फार्मूला भी होता है, सीरीज ऑफ पैरेलल कनेक्शन का, वो तो रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में था। तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स के मेन टॉपिक और उसका एक ओवरव्यू। डीपली नहीं पढ़ा है, डीपली आपको अच्छे से खुद देखना है एक बार बुक से, नहीं तो अगर आपका होगा तो हम दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे, वैसे हम एक बार कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, सर्किट डायग्राम, हीटिंग इफेक्ट, पावर और हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिर हम सेकंड पार्ट में देखते हैं इसके कुछ फार्मूले, और फार्मूलों में हम जितने भी इस चैप्टर में फार्मूले यूज हुए उन फार्मूलों को अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर की
प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। और प्रॉब्लम्स कौन सी होंगी, वो या तो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम की होंगी या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की होंगी। ओके, तो ये करिए आप, फिर देखते हैं। थैंक यू।